अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्टार किसान वंस अगेन। और मैंने पहले भी जैसे अनाउंस किया था कि आज हम बड़ी एक दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, और एक स्कैंडल भी ब्रेक करेंगे। उसका भी ज़रा तजिया करेंगे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है, इमरान खान गवर्नमेंट एक्चुअली वो क्या कर रही है। और इमरान खान के बारे में तो बड़ी बातें होती हैं कि बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके जो साथी हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, जरा इसका जरा तजिया करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज मैं आपको बताते चलूं कि पिछले कई सालों में हमने मीडिया को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। पहले प्रिंट, प्रिंट से ज्यादा फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, और अब सोशल मीडिया का दौर है। और इस सोशल मीडिया में बहुत से लोगों ने अपना नाम बनाया है और अपना स्टेचर बनाया है। उसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ नौजवानों ने बड़ा एक स्टर क्रिएट किया है, और उसकी जो इन्फ्लुएंस है, जो जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो बहुत बढ़ गया है। अब ये सिचुएशन होगी भी है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो पीछे चला गया, और जो सोशल मीडिया है वो आ गया। इन सोशल मीडिया के जो हीरोज हैं उनमें से आज हमने एक से बात करनी है, और ये मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है पाकिस्तान में। मेरी मुराद मलिया हाशमी साहबा के साथ है। उनसे जरा बात करते हैं, मैं उनको स्क्रीन पे लेके आता हूँ और उनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिया जी, जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी थैंक हैं यू। आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी द शो। आप खैरियत से बिल्कुल हैं? ठीक, खैरियत से। अच्छा, जी, बिल्कुल ठीक-ठाक, उम्मीद है आप भी खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले, जैसा मैंने अभी अपने इंट्रो में बात की है कि सोशल मीडिया का आपकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग और बड़ी इफेक्टिव किस्म की प्रेजेंस मौजूद है सोशल मीडिया पे। तो ये आपने तो अभी रिसेंटली शुरू किया है, आपने तो बहुत ज्यादा कोई लंबा चौड़ा आपका बैकग्राउंड भी नहीं है, और आपने आते ही जनाब वक्त डाल के रख दिया पूरी पाकिस्तानी कौम को। जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने यकीनन सोशल मीडिया पे तो ज़्यादा पहले तो जिस तरह मेरा ख़्याल है दुनिया का हर शख़्स जो फ़ेसबुक यूज़ करता है, मेरा भी हाँ, तकरीबन सोशल मीडिया का इस्तेमाल बस उतना ही था कि फ़ेसबुक पे अपडेट कर दी, चेक इन कर दिया और इस तरह से इवेंट्स की पिक्चर्स लग गईं, कोई स्टेटस लगा दिया वग़ैरह-वग़ैरह। ठीक। सो तकरीबन पिछले 2 साल से मैं ट्विटर पर एक्टिव हुई। अकाउंट मैंने 2015 से बना रखा था, लेकिन मैं बिल्कुल हफ्ते में 2 हफ्ते में कोई एक आधी ट्वीट कर देती थी। ठीक। लेकिन 2 साल पहले मैंने जिस वक़्त ज़ाहिर है इलेक्शंस भी करीब आए, फिर कुछ सोशो पॉलिटिकल हैपनिंग्स इस किस्म की हो रही थी, तो उसमें मैं डिस्कशंस में इन्वॉल्व होना शुरू हुई, मैंने ट्वीट्स वगैरह करनी शुरू की। तो आई रियलाइज़्ड कि पीपल वर रियली पिकिंग अप ऑन माय कंटेंट। लोग उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे, उससे रिलेट कर पा रहे थे। ठीक। तो जब मैंने और ख़ास तौर पे जब मेरा एक पीछे बैकग्राउंड भी ऐसा है, मैं स्टूडेंट थी, तब से ही मैं सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर भी होती थी, अवेयरनेस कैंपेन्स करती थी। मुझे बहुत इस चीज़ का कंसर्न होता था कि भई हमारे मुल्क में लोग वोट क्यों नहीं करते? तो ठीक। मुझे लगता था कि शायद इसलिए कुछ नहीं बदलता हमारे मुल्क में कि यहाँ पे वोट नहीं करते। जिनको करना चाहिए वो वोट करते नहीं और फिर वही चेहरे बार-बार, बार-बार आ जाते। तो ठीक। मैंने इस चीज़ में बाकायदा ग्रास रूट लेवल पर कैम्पेन्स वगैरह की, अवेयरनेस कैम्पेन्स की और रिक्शे वाला, फल वाला, सब्ज़ी वाला, गोश्त वाला, छाबड़ी वाला, रेहड़ी वाला, ये मेरी असल टारगेट मार्केट थी, जो कि हमारी आबादी का बेशतर हिस्सा है। जो कि अवाम है हमारी। सो ये वजह है जी। तो ये वजह है कि मैंने सोशल मीडिया पे जब मैं आई, तो चूँकि मैं ग्राउंड रियलिटीज़ को इतनी अच्छी तरह से समझती थी, मैं इतना अवाम के सेंटिमेंट को और चूँकि मैं खुद भी अवाम हूँ, तो मैं बड़ी अच्छी तरह समझती थी कि आपकी अपर मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास, आपकी अपर क्लास, इन सब के क्या मसाइल हैं। तो इसलिए शायद लोग रिलेट कर अच्छा। सकते हैं, अल्लाह की अच्छा, मेहरबानी। लेकिन 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 एक चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है मलिया, वो ये है कि हम देख रहे हैं कि जो रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन कर रहा है, लो की तरफ जा रहा है। जी। इसकी क्या वजह है कि आप हाँ जैसे जी। हैं वो आके डोमिनेंट रोल में आ रहे हैं, और जो हमारे जो पुराने माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आइकॉन्स थे, उनको अब कोई पूछता भी नहीं है, खास तौर पे कुछ लोग तो ऐसे ही हैं। अच्छा, वो उसमें इसरार साहब मैं आपको ये थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ कि देखिए अल्लाह ताला जिस शख्स की नीयत अच्छी हो और जो अवाम के लिए दिल से दर्द महसूस हम्म, करता हो ना अपने दिल में, उसको अल्लाह ताला ज़वाल नहीं आने देते। ये हम्म, मेरी बात याद रखिएगा। सही। आज भी हसन निसार साहब को लोग उतने ही शौक से सुनते हैं, उतनी ही अकीदत से सुनते हैं,
जितना आज से 10 साल पहले सुनते थे। और भी बेशुमार ऐसे नाम हैं कि जिनकी इज्जत, जिनका मकाम, मर्तबा, जिनकी व्यूअरशिप आज से 10 साल पहले जो थी वो आज भी उतनी ही। लेकिन कुछ लोगों ने जो इसको बिजनेस बना लिया और उन्होंने शाम 7 बजे से लेकर रात 11-12 बजे तक सोच लिया कि ये जो 5 घंटे हैं दिन के, इनमें हम लोगों की तकदीर का फैसला करेंगे, हम सियासतदानों को अपनी ताकत का इजहार करके बताएंगे, और कुछ लोगों ने कई सियासतदानों का माउथ पीस बनना गवारा कर लिया, जिसकी वजह से अब जाहिर है जब तक लोगों के पास सोशल मीडिया की ताकत नहीं थी तो लोग सुन लेते थे। अब हुआ ये फीडबैक जो लोगों का होता था ये पहले भी होता था, जब टीवी बैठकर लोग देख रहे होते थे तब भी आपस में ड्राइंग रूम डिस्कशंस ऐसी होती थी कि ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा, ओ ये किसी के पेरोल पर है, ये अवाम की बात करता है। अब हुआ क्या कि डिजिटल मीडिया ने ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बना दिया अवाम का न्यूज ब्रेकर्स के साथ, एंकर्स के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ। और उससे क्या हुआ कि अब एक लम्हे के अंदर अंदर आपका शो अच्छा है या बुरा है, आपको अवामी फीडबैक एक सेकंड में पता चल जाएगा कि लोग उसके बारे में कैसा महसूस कर। तो ये वजह है कि बहुत से लोग जिन्होंने जो अपने जोम में थे, जो फिरौन बन गए अपनी तरफ से कि हम जैसी तैसी गलत सलत खबरें भी ब्रेक करें, हम किसी का माउथ पीस भी बन जाएं, हम किसी घोड़े को गधा और गधे को घोड़ा बनाकर पेश करते रहे तो अवाम ने क्या कर लेना, हम बॉस हैं। सो सोशल मीडिया ने ये उनकी ताकत उनसे छीन ली। अवाम के हाथ में अब फोन आ गया है जिसके जरिए वो बता देती है कि भाई इजी हो जाए, मैं डिसीजन मेकर हूं, मैं वोटर हूं, मैं बताऊंगा कि कौन सही है कौन गलत है। सही, हाँ, एग्जैक्टली यही हो रहा है, यही हो रहा है। और बड़े लोगों की जो हमने देखा था कि एक बड़ी बनी हुई थी रेपुटेशन, वो बहुत ज्यादा जी जी। पास से। अच्छा ये बताएं कि एक, मैं चूंकि आप इस्लामाबाद में हैं और यू आर इन द थिक ऑफ इट, एक मैं जरा थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, क्योंकि आज की स्टोरी ये है कि कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है वहां पे, और जी लोगों को जी concern जी। है, और हम लोग यहाँ पे भी बैठ के बहुत फिक्रमंद हैं। हमारे दोस्त जर्नलिज्म के कई साथी जो हैं उनको भी वो शिकार हुए हैं। अभी आप चूंकि वहां पे मौजूद हैं तो पल्स आपके हाथ में है, तो क्या सूरत हाल है वहां पे इस वक्त कोरोना की? देखिए इस वक्त 85,000 से ज्यादा केसेस हो गए हैं। अब पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेटली बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि दो तरह की राय पाई जा रही है अब भी, बावजूद इसके कि 85,000 से ज्यादा केसेस क्रॉस कर गए हैं, इसके बावजूद दो तरह के मकतबा फिक्र पाया जाता है। एक वो है जो कहता है कि जी कोरोना शोरोना कुछ नहीं है, ये सब मजाक है, वो अल्लाह दी रजा नाल मौत आनी है, जिस वेले आएगी मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है। ठीक। एक हम, और ये ज्यादातर आबादी है, ये आपकी तकरीबन आप कहें पाकिस्तान की 70 से 80% आबादी यही है, जो अगर मास्क पहन भी रही है एहतियात के तौर पर तो यही सोच रही है कि भाई कोई इतनी बात नहीं। ठीक। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं जी ये बड़ा सीरियस मसला है, जो कि अपने घर वालों को भी जो है वो 12-12 फुट के फासले पर खाना खा रहे हैं एक दूसरे से। हाँ। सो एक एतदाल लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप पॉलिसी मेकिंग के हवाले से देखें तो हुकूमत जाहिर है जैसे पूरी दुनिया मतलब डेवलप्ड कंट्रीज जो कि इतने हर तरह के क्राइसिस को इतने अच्छे तरीके से निमटते आए हैं हमेशा, वो जब फेल हो गए उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह करें, इंग्लैंड अमेरिका से बड़ी कौन सी सुपर पावर है। सही। तो जब उनके इतने मुश्किल हालात थे तो पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स ये बड़ा चैलेंज था कि एक तरफ अवाम को समझाना, एक तो अवाम को जिस बात से मना करें वो उल्टा ज्यादा होना शुरू हो जाता है, एक ये भी बड़ा मसला है। जुमे की नमाज का कहा कि भाई घर पढ़ लें, वो अब जिसने नहीं भी आमतौर पे जुमा पढ़ना होता था वो भी अब खास मस्जिद में जा रहे हैं। तो एक तरफ इकोनॉमिक पहिया चलता रहे इस चीज की कोशिश, और दूसरी तरफ ये कोशिश कि भाई मास्क जरूरी कर दें, मास्क लाजमी कर दें। आपने देखा कि लॉकडाउन लगा उठा लगा उठा, वो मकसद यही था कि पाकिस्तान में, और क्वाइट फ्रैंकली मैं खुद भी ये समझती हूँ, मैं यकीन रखती हूँ इस बात पर कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से ज्यादा बड़ा खतरा भूख से मरने, इसमें कोई शक नहीं। यानी कोरोना तो चले अल्लाह ताला सबको हिफाजत में रखे आमीन, वो तो आपने देखा है इम्यूनिटी पे भी बहुत डिपेंड कर रहा है। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो सिम्टम लेस है, जिनको ठीक। हुआ भी है लेकिन ना उन्होंने टेस्ट करवाया ना सिम्टम्स महसूस हुए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको होकर गुजर भी गया, आई एम श्योर। ठीक। सो भूख एक ऐसी चीज है कि पाकिस्तान में आबादी का बेशतर हिस्सा वो है जो कमाता है तो खाता है, कमाएंगे तो खाएंगे। ठीक उनके बात। लिए हुकूमत ने चूंकि लॉकडाउन आसान किया है, लॉकडाउन कम किया है, तो अब उसका जहां फायदा है कि इकोनॉमिक पहिया चल पड़ा है,
वहां पे नुकसान ये हो रहा है कि वो लोग जो फिर भी जरा इसको निस्बतन संजीदगी से ले रहे थे कोरोना वायरस को, अब वो कहते हैं कि भाई चूंकि हुकूमत ने लॉकडाउन तकरीबन उठा ही दी है, बहुत कम रह गया है, लिहाजा ये कुछ भी नहीं है, बस वो तब था, मार्च हाँ, अप्रैल में था, खत्म हो गया। सो एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, बहुत हाँ, ट्रिकी बहुत देखिए सिचुएशन। मुझे लगता है कि जैसे गवर्नमेंट इज इन अ फिक्स, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ जी खोलना भी चाहते हैं, दूसरी तरफ लोगों को बचाना भी चाहते हैं, अवाम जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ड्री में है कि समझ नहीं आ रही कि क्या हो क्या रहा है और किस तरीके इसको हाँ हैंडल। जी, हाँ, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अब जरा आते हैं दूसरी तरफ जो आज हमारी मेन स्टोरी है, और वो ये है कि हाँ जी। इमरान खान गवर्नमेंट में अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब क्या कर रहे हैं? ये इमरान को अब साजिश हो रही है या क्या हो रहा है? बहुत बड़ा स्कैंडल आपके पास है, जरा बताएं ना ये क्या है। हाँ जी, मैंने तो आज ये स्कैंडल ब्रेक किया। एक्चुअली ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं थी, मैंने सिर्फ फैक्ट्स को कंसोलिडेट करके जरा आज अवाम के सामने पेश किया, अपने ट्विटर टाइमलाइन पर भी, यूट्यूब पर भी, कि किस तरह से रज़ाक दाऊद साहब माफिया के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, माफिया के प्रोटेक्टर बने हुए हैं, उनको सेफ गार्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान में जैसे कि आपकी ऑडियंस भी जानती होगी कि गाड़ियों की कीमतें अब डबल हो चुकी जी। हैं। जो सुजुकी मेरान अगर देखें ना, आपको जो गाड़ी 8 लाख की मिल रही थी, अब वो 14 लाख, जो 6 लाख की गाड़ी थी वो 12 लाख पे चली गई है, 10 लाख की गाड़ी आपको 16 लाख की मिल रही ठीक। है। जबकि वहीं आप हमसाया मुल्क इंडिया देखें तो 3 लाख रुपए की मारुति सुजुकी गाड़ी वहां पे मिलती है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में देखें तो 6 लाख बनते हैं, इंडियन रुपीज में देखें तो 3 लाख रुपए बनते हैं इंडियन रुपीज। अब बदकिस्मती की बात यह है कि सुजुकी मेहरान वो गाड़ी है जो 20 साल पहले अदरवाइज डेवलप्ड ममालिक में और दुनिया के तमाम हिस्सों में तकरीबन बनने खत्म हो गई है। इंडिया मारुति सुजुकी खुद मैन्युफैक्चर करता है तो करता है, अदरवाइज पूरी दुनिया में सुजुकी मेहरान ऑब्सोलीट हो चुकी है 20 साल से। ठीक। पाकिस्तान में वही सुजुकी मेहरान जीरो सिक्योरिटी फीचर्स के साथ और जीरो टेक्नोलॉजी के साथ, ऑब्सोलीट तरीन टेक्नोलॉजी के साथ, आज भी 16 लाख 14 लाख की बिक रही है। ये अवाम हमारी बेचारी क्यों मजबूर है महंगी गाड़ियां खरीदने पर? जनवरी 2019 में जी इन्होंने पाबंदी लगवा दी इंपोर्टेड गाड़ियों के पाकिस्तान में आने हाँ। की। अदरवाइज पहले क्या हो रहा था कि लोगों के पास चॉइस थी, अगर आपको टोयोटा, होंडा, सुजुकी, ये अगर फर्ज करें कि 15 लाख की या 14 लाख की कोई गाड़ी बेच रहे थे कम फीचर्स के साथ, तो वहीं पे दूसरे शोरूम में अगर कोई 10 लाख की, 8 लाख की, 7 लाख की अच्छी जापानीज कार खड़ी होगी जिसमें बेशुमार बेहतरीन फीचर्स और कहीं बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स के साथ और अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, तो लोग डेफिनेटली आधी कीमत पे वो खरीदते थे। ठीक। अब इससे ये हुआ कि ये जो आपके लोकल असेंबलर्स थे, इनको जाहिर है कि वो डबल डबल मुनाफा कमाने का नहीं मौका मिल रहा था। ऐसा नहीं है कि इनको कोई नुकसान हो रहा था, बस ये अवाम की खाल नहीं उतार पा रहे। तो इन्होंने रज़ाक दाऊद साहब को साथ मिलाया और ऐसी पॉलिसी बनवा दी। अभी हम कहते हैं ना कि चीनी स्कैंडल आ गया, आटा स्कैम, जहांगीर तरीन साहब है फॉर एग्जाम्पल। अब मैं हाँ। उनकी जाती तौर पर बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत अच्छे इंसान है जाती तौर पर, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि उन्होंने निजाम से फायदा नहीं उठाया तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। ठीक। बिल्कुल निजाम से उन्होंने फायदा उठाया है, जिस तरह और बहुत से लोगों ने उठाया। अब मसला ये है कि यही तरीन साहब नून लीग की हुकूमत में इससे चुगनी सब्सिडी ली थी उन्होंने चीनी की। सब्सिडी लेना भी गलत नहीं, लेकिन उसमें गलत बयानी करना गलत है। हाँ। सो कहने का मतलब ये कि इतना गंभीर, ये जलेबी की तरह सीधा निजाम है, इतने बल हैं इसमें कि सिस्टम को करप्ट करते हैं, ये सिस्टम को इंजीनियर करते हैं ताकि उस सिस्टम में इनकी करप्शन हलाल हो जाए। सो इसमें भी क्या हुआ कि जब इन्होंने इंपोर्टेड गाड़ियों पे पाबंदी लगा दी, अच्छा चले बड़ा अच्छा फैसला है जी, इंपोर्टेड गाड़ियों पे पाबंदी लगा दें, लेकिन क्या आपकी लोकल मार्केट खुद मैन्युफैक्चर करने की पोजीशन में है? या तो ना कि आपने इंपोर्टेड गाड़ियों पे पाबंदी लगा दी कि जी 20-20 लाख की गाड़ी आ रही थी, हम खुद बनाएंगे 6 लाख की, 8 लाख की, हाँ। मेक सेंस, समझ आती है। ऐसा नहीं हुआ, ये इट वाज द अदर वे अराउंड, कि इन्होंने खुद चूंकि दुगनी कीमत पे खाल उतारनी थी अवाम की, लिहाजा सस्ती इंपोर्टेड गाड़ियां बंद करा दी। और फिर मैंने आज जो अपनी वीडियो में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया, जिस तरह अभी मैं आपको अगर सिर्फ एक कंपनी कोट करूं, टोयोटा, जिसे इंडस मोटर्स के नाम से लोग पाकिस्तान में जानते हैं, तो उनकी जो 2016 से 19 तक की जो अपनी उनकी पब्लिश्ड बैलेंस शीट कहती है, जो पब्लिश्ड अकाउंट्स है, मैंने कुछ भी खुद से नहीं किया, ये सारे मैंने इनके अपने पब्लिश्ड अकाउंट्स से सारा कुछ उठाया है। तो उसमें जनाब 2016 से 19 में
इंडस मोटर्स का जो टोटल सेल्स है वो 410 अरब रुपए, 410 अरब रुपए, ठीक। जिसमें से तकरीबन 266 अरब रुपए सिर्फ इंपोर्टेड माल जो वो स्पेयर पार्ट्स मंगवा रहे हैं उसकी मद में बाहर जा रहे हैं, उसकी मद में बाहर चला गया। ठीक तो है, पाकिस्तान को कोई तो फायदा अब नहीं आप हुआ। देखें कि एग्जैक्टली exactly, सो अब इस 410 में से जब 266 अरब निकल गया, सो पीछे बचा क्या? अब वो जो बाकी मानदा रकम है थोड़ी सी, 144 बिलियन बनता है वो। अब उस 144 अरब में जो आपके पास बच गया उसमें इन्होंने अपने एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, उसमें इन्होंने सैलरीज भी देनी है, अपने तमाम तर खर्चे निकालने हैं, सारे अपने काम करके उसके बाद जो बकौल जो ये शोर मचाते हैं कि जी हम तो लोकल मार्केट को प्रमोट कर रहे हैं, लोकल मार्केट को बचा रहे हैं, लोकल वेंडर से आप क्या खरीद रहे हैं, कौन से स्पेयर पार्ट्स? जब 144 अरब बच गया जिसमें से आपके अभी एक्सपेंसेस भी निकाले, सैलरीज भी निकाली, खर्चे भी निकाले, आपकी सारा कुछ निकूल के वो जो थोड़ा सा मार्केट शेयर क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा बच गया जो आपने लोकल वेंडर से लिया, तो आप उसका शोर मचाते हैं। तो इसमें अच्छा, फिर मरियम, इसमें एक और जो आप इंटरेस्टिंग बात, इसमें जो बात कर रही हैं इसमें देखें, जो जो हमें कहा जाता है वो ये है कि जनाब ये अगर बाहर वाली जो कंपनीज हैं, सुजुकी है, होंडा है, टोयोटा है, ये अगर पाकिस्तान हाँ में जी, कामयाब नहीं होने दिया जाएगा तो जी बड़ा मसला बन जाएगा, लोगों की हाँ जी, एम्प्लॉय। तो आपने ये तो बताया कि ये तो सिर्फ 7100 के करीब लोग हैं, उनको हायर किया हुआ है इन्होंने, एग्जैक्टली लोग जो है। और दूसरी बात ये, इनके वो इसका नुकसान का आपने अंदाजा लगाया, वो तो तकरीबन 150 अरब तक आप कह रही हैं कि बहुत ज्यादा ये नुकसान है। बिल्कुल, बिल्कुल देखें, 150 अरब रुपए पिछले 1.5 साल में कौमी खजाने को नुकसान हुआ है। नुकसान कैसे हुआ है कि वो आया नहीं, अगर ये उनको आने देते, वो बिजनेस चलते रहते तो वो आ जाता। अब मसला ये है कि शोर मचाते हैं कि जी हम लाखों लोगों का रोजगार हमसे वाबस्ता है, जबकि जो मैंने इनके अपने पब्लिश्ड अकाउंट से सारी चीजें निकाली, इनकी अपनी कंपनी के रिकॉर्ड्स कहते हैं कि टोयोटा, होंडा और स्पार्क सुजुकी, इन तीनों के कुल मिलाकर 7,166 7,166 एम्प्लॉइज हैं। जबकि अगर मेरिट पर अच्छी पॉलिसी, फेयर पॉलिसी बनाई जाए जिसमें फ्री मार्केट कंपटीशन हो, मजीद एंट्रेंट्स को भी आने दिया जाए, पाकिस्तान में खुद मैन्युफैक्चर की जाए गाड़ियां, कुछ सस्ती इंपोर्टेड गाड़ियां आने दी जाएं, कुछ यहाँ पे टेक्नोलॉजी को खुद लोकल लेवल पर इंप्रूव किया जाए, तो आप यकीन कीजिए यहाँ पर लाखों नई नौकरियां बनेंगी, नए नए टर्मिनल्स बनेंगे, ट्रांसपोर्ट में नौकरियां निकलेंगी, कस्टम में निकलेंगी, मतलब अपॉर्चुनिटीज लातादाद है। लेकिन अच्छा, और फिर ये कि सबसे ज्यादा जो बदकिस्मती की बात है वो ये है कि स्पार्क सुजुकी के 73% जो इन्वेस्टमेंट है और जो उसके शेयर्स हैं, जो उसका मुनाफा है, वो सारे का सारा बाहर जा रहा बाकियों के भी बाहर है, बाकियों के है। भी। 73% पार्क सुजुकी का बाहर है, टोयोटा का 80% शेयर बाहर है, बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, सिर्फ 20% है पाकिस्तान में। इसी तरह आपकी होंडा जो है उसका 50% पाकिस्तान में, 50% बाहर है। सो मसला ये है कि ये चूंकि इनकी मिली भगत होती है ना, जैसे अब आप देखें ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ज्यादातर पसंद करते हैं टोयोटा गाड़ी लेना। हाँ, सो ये सिस्टम में, मतलब आपके सरकारी इदारों में तो टिश्यू बॉक्स तक आपकी ये जो आपकी बॉल पॉइंट्स होती हैं, स्टेशनरी तक की डील्स हुई होती हैं कि फलां शख्स हाँ। को ठेका देना है। सो कहने का मतलब ये 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 है कि ये रजाक मुझे दाऊद, अंदाजा है, इस चीज का मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है। मैं पीटीवी में रहा हुआ हूँ। हमारा एक जो अच्छा, नॉर्मली बाहर के चैनल्स में 20,000 25,000 में बन जाता था, तो हमारे पास तकरीबन उसको जाते जाते पूरी फाइलों से गुजरते गुजरते कोई 2.5 लाख पे जाके तीन बात खत्म होती थी। लेकिन जी एक चीज जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने बताई, और उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट के बावजूद जो हम कह रहे हैं कि जी ये हमारी जो फॉरेन कंपनीज है वो काम कर रही हैं, जो हाँ जी, क्वालिटी ऑफ कार्स है वो इतनी पुअर होती चली जा रही है कि डब्बे बन रहे बहुत हैं। ही घटिया, 3 डब्बे, यानी तो इसका फायदा क्या है? यही तो मसले। देखें, ये पता है किस किस से मंगवा रहे हैं स्पेयर पार्ट्स? अफगानिस्तान से, चेक रिपब्लिक से, मतलब ऐसे ऐसे ममालिक से कि जो दुनिया को पता ही नहीं है कि वहां पे कुछ बनता भी है। सो हाँ, पॉइंट ये है कि देखें, और ऊपर से जिस वक्त सुजुकी मतलब 1981 में आई थी, तो इन्होंने तो बाकायदा एक प्रॉमिस किया था कि हम अगले 5 साल के अंदर अंदर खुद को इतना एम्पावर और इम्प्रूव कर लेंगे कि हम इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि खुद सारी मैन्युफैक्चरिंग इधर ही कर सकें, हम इंपोर्टेड स्पेयर पार्ट्स पे रिलाई करना छोड़ देंगे। हाँ, हाँ। अब क्या हुआ? चंद साल पहले इन तीनों कंपनीज ने मिलकर
एक डिलीशन एग्रीमेंट जो था उसको वैसे ही फारिग कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि इंपोर्ट्स पर रिलाई करने की बजाय इनकी रिलायंस खत्म करने की बजाय इनकी रिलायंस बढ़ती चली गई। और इस वक्त हाल ये है। अच्छा, और फिर ये कि चले आपने लोकली नहीं आप मैन्युफैक्चर कर रहे गाड़ियां, ना आप किसी को बनाने दे रहे हैं, जो भी आपका कार्टेल है मान लिया। आप सस्ती इंपोर्टेड गाड़ियां नहीं आने दे रहे, चले मान लिया आपने, हुकूमत में आपके, हर हुकूमत में आपके बैठे होते हैं माउथ पीसेस। जुल्म ये है कि अपनी दफा इंपोर्ट ड्यूटीज इतनी कम करा लेते हैं। अपनी दफा इनको मैक्सिमम इंपोर्ट ड्यूटी जो पड़ती है, ये जो स्पेयर पार्ट्स थे वो 45% है मैक्सिमम। जबकि जो इनके कंपेटिटर्स थे जो जापान से या इधर उधर से सस्ती गाड़ियां और अच्छी मंगवा रहे थे, बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ, बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स के साथ, उनको 200, 300, 400, 400% तक जो है इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती थी। अच्छा, फिर यह कि नून लीग की हुकूमत ने भी कोशिश की गई कि कोई नए कंपेटिटर्स लाए जाए, नए एंट्रेंट्स आए मार्केट में। इस दफा भी बात की गई, लेकिन ये किसी को भी नहीं आने देते। और इस दफा तो मतलब ज्यादा अफसोस की बात यह कि रज़ाक दाऊद साहब, मैंने आज अपनी वीडियो में भी यही बात की थी कि रज़ाक दाऊद साहब आपको किसी ने वोट नहीं दिया। पीपल वोटेड फॉर इमरान खान एंड दे लिटरली होल्ड इमरान खान अकाउंटेबल फॉर एवरी लिटिल थिंग। सो 5 साल जब पूरे होंगे तो आपने नहीं जवाब देना, इमरान खान ने जवाब देना है। सो खान साहब को ही आज मैंने बेसिकली एड्रेस भी किया था अपनी वीडियो में, और मैंने उनको सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया कि खान साहब ये किस तरह, और आप देखें जो मीटिंग्स होती हैं इनकी, कैबिनेट मीटिंग्स, और उसमें डिफेंड करते हैं। एक इनकी मीटिंग हुई जिसमें हफीज शेख भी मौजूद थे और भी इनके वजीर मौजूद थे, तो उसमें रज़ाक दाऊद साहब ने कहा ओवर माय डेड बॉडी, कि मेरी लाश पर से गुजर के जाओगे और ये फैसला करोगे। तो इस चीज पे खुदा का खौफ करे, रहम खाए इस कौम पे। ये कैसे चलता कैसे है? क्या इस तरह के जो वज़रा हैं या एडवाइजर साहब हैं माशाल्लाह, इनका ज़ाहिर है कि अपना स्टेक तो होता नहीं है, इन्होंने तो ब्रीफ केस उठा के वापस अमेरिका आ जाना है। लेकिन होता ही जब इस तरह की सिचुएशन में इनको कट्स मिलते हैं, इनको क्या कमीशन मिलता है क्या? डेफिनेटली वो तो देखे ना इनके तो अब आप जो भी माफिया उठाएंगे तो उसमें घूम फिर के वही 25-30 खानदान है ना जो बेनिफिशरीज हैं। शुगर माफिया उठाएंगे, आईपीपी माफिया उठाएंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर उठा लें, नमक का सेक्टर उठा लें, चमड़े का उठा लें, जूते का उठा लें, कपड़े का, हर चीज में घूम फिर के वही 20, 25, 30 फैमिलीज हैं। तो ये एक दूसरे को मुख्तलिफ तरीकों से ऑब्लाइज करते हैं। मतलब मेरा नहीं, अब ये भी तरीका मेरा ख्याल है ऑब्सोल्यूट हो चुका है कि जिसमें आप पैसे से लेन देन करते थे। अब फेवर्स, वो जो नहीं बार्टर सिस्टम होता था पुराने जमाने में, या आपने गंदम ले ली तो फिर चावल मिल गए। अब मुझे लगता है कि इनका वो सिस्टम है कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, कि एक दूसरे को फेवर्स देनी है मुख्तलिफ सेक्टर्स में। और फिर ये कि अल्टीमेटली अभी मैं सुन रही थी, मुझे बड़े बावसूख जराए से पता चला कि पाकिस्तान स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का भी जो है वो भी रज़ाक दाऊद साहब की मिनिस्ट्री में तखमीना लगाया जा रहा था कि बिल्डिंग्स जो हैं सरकारी उनको प्राइवेटाइज करें, और 3 अरब की बिल्डिंग 3 करोड़ का रेट लग रहा था, कितने पे बेच दें। तो देखे ना, अभी किसी के वालिद साहब की जागीर तो नहीं है पाकिस्तान। तो अल्लाह का शुक्र है, 2 काम, एक इमरान खान ने बड़ा अच्छा काम किया है जो पाकिस्तान की यूथ को एम्पावर किया है, उनको सवाल करने का तरीका सिखाया है, उनको बताया है कि आप सवाल कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस दिया उनको कि ये खुदा नहीं है, खुदा एक ही है जिसको जवाब देना है, इनको ये इंसान है, इंसान ही समझो इन्हें। और दूसरा अच्छा काम ये हुआ है कि सोशल मीडिया ने एम्पावर कर दिया, सोशल मीडिया को इनकरेज भी कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो हम पहले बात कर रहे थे कि देखें गाड़ियां एक तो ज्यादा कीमत पे मिल रही हैं, दूसरी बात यह है कि जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी सिक्योर्ड है, और उतने ही ज्यादा फीचर होने चाहिए उनका, मेरे ख्याल 5% भी उनमें नहीं होता जो हमारा कुछ भी नहीं। देखें ना, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये देखें एक बंदे ने, ये हमारे इमरान इजाज साहब ने ये लिखा है कि क्वालिटी ऑफ कार्स इज नॉट अप टू द मार्क, अ कार विद 2.5 मिलियन विद नो एयरबैग्स। अब देखें ये कितनी अजीब बात। तो ये तो लोगों की जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। बिल्कुल, देखें जिंदगियों से भी खेल रहे हैं। अभी इतने वाकयात हो, सही बात है कि जो हादसात होते हैं ये अमवात नहीं है कि आप मार रहे हैं लोगों को, ये कत्ल है। जिस वक्त आप, अच्छा, लोग जैसे तैसे करके अपनी जेब पे जुल्म करके, हो सकता है जो गाड़ी वो 2 साल में सेविंग्स से ले लेते हैं, हो सकता है 4 साल बाद ले सके, पर अच्छी चीज तो दो ना भाई, 3 डब्बा तो ना बेचो,
अच्छी चीज तो देना, चलो लोगों को भी 4 पैसे खर्च करते हुए तकलीफ तो ना हो, उन्हें हो कि ठीक है चीज तो अच्छी मिली है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेरे नजर में जो मसला है ना, वो ये है कि इंसान को इंसान नहीं समझता ये निजाम। इस निजाम में एक अशराफी है और बाकी सारे टीन डब्बे। ये गाड़ियां क्या टीन डब्बे, हमें इससे भी बुरा टीन डब्बा समझते हैं। हाँ, वो क्या इरशाद भट्टी कहते होते हैं ना कि हम 22 करोड़ कोरोने हैं। तो हाँ, कि हमें बिल्कुल चींटियों की तरह ये समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं। तो इस वक्त अब अवाम देखिए, मेरा बतौर सहाफी फर्ज क्या बनता है कि मैं अपनी अवाम को हकाइक से आगाह करूं। अब किसी को बात अच्छी लगती है बुरी लगती है, मुझे ये सोच के रुकना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ बिल्कुल। मीडिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग अपने अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनको वो सपोर्ट करते हैं, उनकी मोहब्बत में इतने अंधे हो जाते हैं कि खुद ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हाँ, ये तो हैं है। बजाय इसके। अब आप देखें शहबाज शरीफ साहब का वो अभी जो केस चल रहा है, हाँ, बजाय इसके कि इनके वोटर्स ये सवाल पूछे कि मियां साहब ਤੁਹਾਨੂੰ वोट दिता सी ते तुसी मतलब व्हाट आर यू अप टू, क्या है ये, क्यों रमजान शुगर मिल फलां ढींगी, क्यों करप्शन के किस्से खुल रहे हैं, आपके क्यों आमदन से जायद असासा जाते हैं, ये पूछने की बजाय और इस चीज पे शोर मचाने की बजाय कि हमने इस बंदे को वोट दिया, इसके आमदन से जायद असासा जात क्यों है, वो किस चीज पे रो रहे हैं कि मियां साहब को पकड़ना है तो नैब हमारी लाश के ऊपर से गुजरेगी। हाँ, हाँ। क्या बात है। तो ये वो जहालत है जिसको एड्रेस क्योंकि करने की आपने जरूरत आपने उनका जिक्र छेड़ ही दिया है, तो ये हुआ क्या था? ये कहाँ पे छुपे हुए थे और कैसे ये निकले वहां से और फिर हाईकोर्ट चले गए? ये क्या हुआ क्या था? है। नहीं देखिए, ये हाई कोर्ट तो अगले दिन गए थे। ये एक्चुअली मसला ये है कि अब इनके लतीफे जो है ना, मेरा ख्याल है इनको खुद भी फनी नहीं लगते। जो बात है, यानी एक लतीफों की भी हद होती है ना। हाँ, इन्होंने ये लेटर लिखा कि जी नैब के तो आधे से ज्यादा स्टाफ को कोरोना वायरस है, लिहाजा मैं उधर क्यों जाऊं। बंदा पूछे कि आपको कोई उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स में नहीं है, कोई हाँ, उन्होंने खुद आपको बताया है, कोई दुख सुख का इजहार किया है, या आप वाकई वो कमांडो सेफ गार्ड हैं जो आप बन के आए थे इंग्लैंड से इलाज करने के लिए यहाँ पे, क्या हाँ। आपको पता चल गया कि उनको। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में किसी को कोरोना वायरस नहीं, जहां नैब में सवाल जवाब करप्शन के करने पड़ेंगे, वहां पे जवाब देने अपनी आमदन से जायद असासाजात का, वहां पे कोरोना वायरस है लोगों को। लेकिन जिस लाहौर हाई कोर्ट ने बेल देनी है, जमानत देनी है, उधर सारे अल्लाह के फजल से ठीक है, उधर सैकड़ों लोगों के साथ धक्कम पेल हो रही है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और जा रहे हैं और जी बेल लेके आ गए। तो वैसे ये सब वैसे मजाक है। एक ऑफ द कफ रिमार्क में दे दूं कि आज ही मुझे किसी ने ये मैसेज भेजा कि जो पुलिस ऑफिसर अमेरिका में पकड़े गए हैं वो उस काले को मारने के चक्कर में, उन्हें कहा गया है कि वो लाहौर हाई कोर्ट से जाएं और जमानत ले बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। लोग तो बड़े बड़ों को कहते हैं, मैं अब क्या मिसालें दूं, लोग तो हर किसी को कहते हैं कि आप आ जाएं और यहाँ से आके रिलीफ ले लें। सो पॉइंट ये है कि शहबाज शरीफ अब एक पॉपुलर परसेप्शन जो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में पाया जा रहा है और जो अवाम भी मतलब इसका इजहार कर रही है सोशल मीडिया पे, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को जानबूझकर मजलूम बनाने की कोशिश की गई है नैब की तरफ से। इनको पहले से बिफोर हैंड बता दिया गया था कि हम आ रहे हैं रेड करने के लिए, आपको गिरफ्तार करने के लिए, लें। ऑफ कर दिया। पहले बता दिया गया। और उसके बाद उनको इतनी ये जो देर लगी, पूरा घंटा 1.5 घंटा मीडिया के वो सारे चैनल्स खड़े हैं, वायरो जी आ रहे हैं कि नहीं। सो बेसिकली वो जो उनका कोरोना वायरस के जो मॉलेज बन के आए थे इंग्लैंड से और उनका प्लान फेल हो गया था, और जो फिर एक दो बोंगियां भी इनसे, वो ब्लूपर्स भी इनसे वो हो गए, जो इन्होंने कहा कि मुझे तो 2 साथियों ने वो क्या था कि बताया है कि आपको वजीर आजम बनाने के लिए आए हैं। हाँ, सो सुहेल इस बड़ा तरह की अच्छा। चीजों जी सो इस तरह की चीजों को नलिफाई करने के लिए, अब देखें ना, आज किसी को भी वो बातें याद नहीं, आज किसी को भी वो चीजें याद नहीं। बिल्कुल। एवरीवन स्पीकिंग अबाउट हिज बेल, कि बेल हो गई जी, अच्छा फिर मजलूम ही है तो बेचारे बेल हो गई। तो हाँ, 17 जून तक जो है ना, अभी वैसे 9 जून को उनको बुलाया तो गया, लेकिन मैंने सुना है कि 17 जून तक कुछ खिचड़ी पक रही है। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल सामने आती है, कोई डील शील की तरफ भी बातें जा रही हैं, ये भी काफी इस किस्म का चल रहा है। लेकिन अगर डील होती है तो मुझे बताएं कि फिर इमरान खान साहब के लिए क्या फेस सेविंग रह जाएगी, जो ये कहते थे कि एहतसाब करेंगे और ये होगा और वो होगा। देखिए बात यह है कि इमरान खान, बड़ी सीधी बात है, तो अवाम ने भी देख लिया कि इमरान खान अकेले तो एहतसाब नहीं कर सकते ना। ठीक है,
एक टीचर है, वो अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा तो सकता है, लेकिन वो अपने स्टूडेंट की जगह पेपर नहीं जाके दे सकता। ठीक है। सो इमरान खान इदारों को एम्पावर तो कर सकते हैं, उनको ये तो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर के बगैर खुल के काम करो, मेरे वजीर आए, ऑपोजिशन के लोग आए, जो भी आता है इस नरगे में आ जाए। लेकिन इमरान खान उनकी जगह बैठकर उनके दफ्तर में काम नहीं कर सकते, हाँ खास तौर पे तब जब ज्यादातर लोग पले पले ही इनकी छतर छाया में। देखे ना, इनको नैब को बनाने वाला कौन था, और इस वक्त जो नून लीग और पीपल्स पार्टी केसेस फेस कर रहे हैं, ये किसने बनाए थे एक दूसरे पे? हाँ, सही इनको बात। ही बनाए हुए ना, पीटीआई ने तो एक भी केस नहीं बनाया। सो पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब के पास एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है कि दिलेर हो जाए, छोड़ दे इस बात को सोचना कि मैंने किसी के खिलाफ एक्शन लिया या किसी को फायर किया तो मेरी हुकूमत ना चली जाए, मेरी स्लिम मेजोरिटी है, मैं फारिग। ओ भाई, फारिग आप अगर इसी तरह चीजें चलती रही, 2.5 साल बाद गंदे फारिग होंगे। ठीक बात। कोई सोच भी नहीं सकेगा कि जितनी मतलब उस वक्त लोग लानत मलामत करेंगे, अगर ना एहतसाब हो सका तब तक, और ना ही इनका लूटा हुआ पैसा वापस आ सका, और अगर इसी तरह घूमते फिरते कॉफियां पीते रहे, तो लोगों ने फिर इन चोरों को ही आप पे प्रेफर करना है कि इससे बेहतर ये चोर थे, कि ठीक चलो बात। मईशत भी संभली हुई थी, भले ही हाँ सागदार ने जो भी फ्रॉड लगा के 2 नंबरी करके जैसे भी संभाली हुई थी, पर संभाली हुई। ठीक है, महंगाई भी अंडर कंट्रोल थी, और कोई बात नहीं, खा रहे थे तो खाते रहे, इनका तो अजली हक है। और लेकिन उस वक्त पे जो पाकिस्तान की पढ़ी लिखी अवाम, जिसको इमरान खान ने शऊर दिया है और उनको एम्पावर किया है कि आप इस माफिया को टक्कर दे सकते हैं, वो ऐसा टूटेगी ना फिर, खुदा न खास्ता, कि वो कभी वापस उठेगी नहीं। फिर वो अपने सोसाइटी। बच्चों को भी नहीं उठने देगी, ठीक वो बात। अपने बच्चों को भी नहीं उठने देंगे, वो कहेंगे लानत भेजो इस तब्दीली पे। हाँ लिहाजा इमरान खान के पास अब बड़ी नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है, डू और डाई सिचुएशन, कि वो इस वक्त ये रजाक दाऊद और इस किस्म की जो चीजें हैं जो कर रही हैं, उनके मिशन के रास्ते में रुकावट है, हाइल हो रहे हैं उनके नया पाकिस्तान के ख्वाब में, तो फौरी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन लें और अनपॉपुलर डिसीजंस लें, जो उनकी काबीना में भले अनपॉपुलर लगे लेकिन अवाम में पॉपुलर। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि एक हमारे दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया से, यूजीन कर्नर हैं इनका नाम है। और अच्छा हम उनके देखें, वो आपकी सारी गुफ्तगू उर्दू वाली जो है वो सुन रहे हैं। उसका उन्होंने अच्छा जिस भी समझा, उन्होंने लिखा है कि ये जो आप कारों की बात करें, तो उन्होंने कहा कि बिकॉज नन पेज टैक्स, सो द टैक्स ऑन कार्स हियर इज टू पे फॉर द रोड्स एटसेट्रा। तो ये मैं हैरान हूं कि हमारे दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया के भी, वो भी आपको आपकी उर्दू को सुन के और आपका जो दर्द है आज के स्कैम। सो he understands English only, he understands English only। नहीं, वो उन्हें उन्हें वो मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त पाकिस्तान में है, ये मुझे पता है। वो पाकिस्तान में है, और उसको वो अब चूंकि पाकिस्तान में रहते रहते उनको थोड़ी सी उर्दू तो आ गई होगी। अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। कि I'd हमारे like to दोस्त। thank him for his feedback। हाँ, इंशाल्लाह। हाँ, तो अच्छा इनपुट है। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि ये तो आपने नून की बात की है, दूसरा ये जरा पीटीआई के बारे में बताएं कि जो हम बेसिक प्रेमिस के ऊपर बात कर रहे थे कि जी इमरान खान साहब बहुत ऑनेस्ट है, काबीना जो है वो बहुत ही थर्ड क्लास है। तो ये तो अगर थर्ड क्लास है और टीम नहीं चल रही है, तो फिर फायदा क्या है उस हुकूमत का, या इस तरह की लूली लंगड़ी हुकूमत करने का फायदा क्या? नहीं देखिए, सारी काबीना तो थर्ड क्लास नहीं है, कुछ बीच में अच्छे लोग भी हैं जो काम कर भी रहे हैं, लेकिन चूंकि आपकी जो मेन की मिनिस्ट्रीज है ना 3-4, उसमें सही काम नहीं हो रहा। मसलन एक शाह महमूद कुरैशी तो फिर भी चले निस्बतन ठीक है, जो कर सकते हैं कर रहे हैं, अपने तौर पे एफर्ट कर रहे हैं वो। लेकिन इकोनॉमी, किसी भी मुल्क की बैकबोन इकोनॉमी पे खड़ी होती है, किसी भी मुल्क की बैकबोन उतनी मजबूत होती है जितनी उसकी मईशत मजबूत होती है। सो अगर मईशत पे फैसले इस तरह से हों कि रजाक दाऊद साहब किसी चीज को ना का मसला बना लें कि मैं ये नहीं होने दूंगा, कुछ फैसले हफीज शेख साहब अपनी मर्जी के कर लें, कहीं पे एहतसाब कमजोर पड़ जाए, कहीं पे कुछ, तो वो फिर मजा नहीं आता। और अभी तो मतलब ये जो रिपोर्ट्स वगैरह भी आई हैं, जो आईबीपी स्कैंडल पे आ गई या चीनी शीनी, अब इसमें ये भी देखना बहुत जरूरी है कि कितनी ऑथेंटिसिटी कितनी है रिपोर्ट्स में। क्योंकि आप यकीन कीजिए अंसार साहब, मुझे इस बात पे इतना अफसोस है कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। सही बात, सही बात। जो शख्स टके कभी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ना, whoever can make even the slightest difference,
लोग उसको भी नहीं छोड़ते। उस तक वो क्या कहते हैं, मलिक रियाज साहब के हवाले से अक्सर बात की जाती है कि आई कैन मेक यू एन ऑफर दैट यू कांट रिफ्यूज, आई मेक यू एन ऑफर दैट यू वोंट रिफ्यूज। तो ये, इररेसिस्टिबल। हाँ जी, सो ये हर किसी पे बैठती है। सिर्फ एक वो तो बदनाम हो गए ना कि सिर्फ वही खरीदते हैं, हर बंदा खरीदता है। आप अपने मीडिया में देख लें, यानी कुछ लोगों का कवा सफेद है और वो सफेद ही रहना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इस चीज पे डिप्रेस हुए थे बहुत ज्यादा शुरू में कि कोरोना क्यों नहीं फैल रहा, अगर आपको याद हो, अच्छा, बाकायदा परेशान थे। कोरोना की बात तो हम करते हैं, मुझे ये जो मीडिया का आपने जिक्र किया है, आप उठती हैं और जाके जनाब हामिद मीर के ऊपर आप अटैक कर देती हैं, आप उठती हैं और अली खान के ऊपर अटैक कर देती हैं, ये क्या हो क्या रहा है? नहीं देखिए, वो बात सिंपल सी है, मैंने किसी पे अटैक नहीं किया। होता ये कि ये लोग शुरू करते हैं और फिर मैं चीज को इख्तिताम पे लेके जाती हूँ। शुरू इस तरह से हुआ कि हामिद मीर साहब ने, मतलब मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें एक बात की, हामिद मीर साहब ने अपनी यूट्यूब वीडियो पे मुझे कोट करके नाजेबा जुबान इस्तेमाल की, मेरे बारे में भी, पाकिस्तान की फौज के बारे में भी फजूल गलत बातें की जो उनके स्टैचर को जचती नहीं है, और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से। तो देखें, आप चले मेरे बारे में बात की, मैं आपको अपनी हद तक जवाब दे देती हाँ, हूँ। जब आप मेरी पाकिस्तान की फौज के बारे में गलत बात करेंगे, इस रियासत में बैठकर इस रियासत के खिलाफ आप बात करेंगे, और इस रियासत में तमाम इदारे आ जाते हैं, मेरा फौजी जवान, मेरा पुलिस का जवान, मेरे सिक्योरिटी के इदारे जो खड़े हैं हमारी हिफाजत के लिए। हम अगर इस वक्त सुकून से अपने घरों में बैठे हुए माशाल्लाह, तो इसलिए कि किसी माँ का बेटा हमारी हिफाजत पे मामूर है। तो अगर आप उन पे बात करेंगे, अगर आप वजीर आजम इमरान खान की पॉलिसीज पे एक छोड़ के 25,000 दफा एतराज करें, मैं कौन होती हूँ उस पर इख्तलाफ करने पर। हाँ, ठीक। हम खुद अभी इस वक्त उनकी पॉलिसीज पे एतराज और इख्तलाफ कर रहे हैं। ठीक। लेकिन एक तमीज होती है और एक तरीका होता है बात करने का। तो अगर आप अपनी उम्र और मर्तबे को मलहूज़े खातिर ना रखें बात करते हुए, तो फिर डेफिनेटली जवाब तो आता है। और बहुत गलत बात उन्होंने मेरे बारे में ऐसे की थी और बेशर्मी का लफ्ज इस्तेमाल किया, जबकि मैंने सिर्फ हकाइक सामने रखे थे। तो और ये फिर मैंने मंसूर मतलब उस पर मंसूर उनको अली खान ने क्यों ब्लॉक किया आपको? जवाब दिया। मंसूर ने, अच्छा, मंसूर का ये हुआ था जी कि ईद से तकरीबन 4-5 दिन कबल एक्सप्रेस ट्रिब्यून पर एक आर्टिकल छपा था शहबाज राना साहब की तरफ से। एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर हैं शहबाज राना। उन्होंने आर्टिकल लिखा कि जी पीएम कोविड फंड टू पीएम कोविड रिलीफ फंड टू बी यूज्ड टू पे इंटरेस्ट पेमेंट फॉर इंटरेस्ट पेमेंट्स। पीएम कोविड रिलीफ फंड टू बी यूज्ड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट्स। मैंने जब ये इसको पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि 4 अरब रुपए से तो कम अभी उसमें जमा हुए थे, अब 4 अरब क्रॉस कर गए हैं तकरीबन 4-5 दिन पहले। लेकिन उस वक्त तक 3.94 बिलियन रुपीस जमा हुए थे पीएम कोविड रिलीफ फंड में। अच्छा। इन्होंने खैर से आर्टिकल पूरा शहबाज राना साहब ने लिख दिया कि 10 अरब रुपए की इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगी, यानी कर्जों पर सूद की अदायगी होगी 10 अरब रुपए की इस फंड में से। अच्छा, अब ये बड़ी इलॉजिकल बात थी कि जिस फंड में खुद 4 अरब नहीं है, वो कहां से 10 अरब देगा उसमें से। तो हाँ, मैंने खैर मैंने फिर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री और पीएम ऑफिस दोनों से चेक किया कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है। दोनों ने निगेट किया, दोनों ने कहा कि गलत बात है, ये बिल्कुल झूठ बात है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो स्टिमुलस फंड यानी 1200 अरब रुपए जो हुकूमत ने बात की थी ना कि जो रिलीफ दिया जाएगा आवाम को, हाँ, हाँ। उस 1200 अरब में से 10 अरब रुपए कर्जों के सूद की अदायगी है। अब देखें, ये तो सीधी सी बात है कि पाकिस्तान के कर्जे हैं, तो जाहिर ही बात है कि हमने जो उस पर इंटरेस्ट देना है या कर्जे वापस करने हैं, वो अपने ही खजाने में से देने हैं ना। वो जापान ने तो नहीं देने वापस, हम नहीं देने। ठीक। सो ये कहना, जानबूझ के ऑडियंस को कंफ्यूज करना और एक पीएम कोविड रिलीफ फंड की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाना जान के, हाँ, जान पहले ही कहना कि ये तो मांगता है इमरान खान, तो चंदे इकट्ठे कर करके, फिर कहना कि अच्छा कोई पैसे नहीं देगा, फिर जब देखा कि पैसे भी आ रहे हैं धड़ाधड़, हाँ। तो फिर इस किस्म की चीज करके वो क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाने की कोशिश करना। अच्छा, तो अच्छा, अगर शहबाज राना हाँ, मैं चाहता हूँ। शहबाज राना ने, हाँ, चले चले, इसको जी कंप्लीट जी, कर। बस वो शहबाज राना ने फिर मेरी ट्वीट को कोट करके कहा कि मुझे उम्मीद है कि मिस मलिया हाशमी को अंग्रेजी की समझ आती होगी, तो ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की प्रेस रिलीज ये कहती है।
तो मैंने उसमें कहा कि भाई स्टिमुलस पैकेज की बात कर रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री की प्रेस रिलीज, और स्टिमुलस पैकेज वो 1200 अरब रुपए का पैकेज है, ये पीएम कोविड रिलीफ फंड नहीं है हाँ, जिसमें हाँ, खुद 4 अरब नहीं है। तो ठीक। मंसूर ने ना उसकी ट्वीट को रीट्वीट किया और लोगों को जरा अर्ज किया कि ना मलिया को जरा रगड़ो। तो हम्म, जिस वक्त ये लोग गलत साबित हो गए, मैं सही साबित होगी पीएम ऑफिस की तरफ से भी, मंसूर को गुस्सा हुआ था, मंसूर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ये इनकी बर्दाश्त का आलम है कि माफी मांगो यार कौन से की गलत बात करे। हाँ, ये हमारे अंदर नहीं है ना, ये ज़र्फ तो है नहीं। अच्छा, मुझे जरा थोड़ा सा ये भी बताएं कि वो एक गोरी लड़की जो है उसने पीपल्स पार्टी को काफी वक्त में डाला हुआ है, ये क्या हो रहा है? और खास तौर पे मुख्तलिफ तस्वीर के जरिए और बिलावल साहब के हवाले से वो डेविड साहब कौन है, ये सारा सिलसिला क्या हो रहा है? ये क्यों पाकिस्तान में ये सारा क्रिएट किया था? ये देखिए बात यह है कि सिंथिया रिची पाकिस्तान में तकरीबन पिछले 10 साल से ऑफ एंड ऑन आती रही हैं, कभी रहती हैं फिर चली जाती हैं। मैं इनको ज्यादा जाती तौर पर तो नहीं जानती, लेकिन मुझे ये पता है कि इन्होंने इमर्जिंग पाकिस्तान के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की जिसके 2 सेगमेंट्स मैंने देखे हैं जो आउट हुए। अब अगर एक खातून बाहर के मुल्क से आके रह रही है, पाकिस्तान की पॉजिटिव साइड दिखाती है, अब उन पर अक्सर लोग कहते हैं कि भाई कोई एजेंसी की तरफ से है, कोई इंटरनेशनल एजेंसी की तरफ से है, कोई स्पाई एजेंसी की तरफ से है, जो भी है, जो हाँ, भी है, भाई कोई कितना ही बड़ा स्पाई क्यों ना हो, जब तक आप सीधे रास्ते पे हैं और हाँ, तो आप क्या गलत काम नहीं कर रहे, तो कोई कितना ही बड़ा स्पाई एजेंट क्यों ना हो, वो आपका क्या बिगाड़ सकता है अल्लाह के हुक्म से। ठीक बात। जब आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि कोई आपकी इतनी मॉनिटरिंग कर रहा है कि लोगों को आपकी अच्छी बातें बताए कि यार वो तो इतना अच्छा बंदा है। सो बिलावल वगैरह का ये हुआ कि इसने जब एक आधी बात की, इसने बताया कि बीबी की बेसिकली बात की, हुआ ये जो उस्मा खान केस पिछले दिनों में बड़ा चला, तो हाँ, उन्होंने, तो सिंथिया ने थोड़ी सी ऐसी पर्सनल जरा बात की, खासतौर पे जो बंदा दुनिया से चला गया हो, मेरा ख्याल है उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा जाती उसूल है कि मैं ना जीते जी लोगों की जाती जिंदगी में घुसती हूँ कि किसी की कितनी शादियां हैं, क्या है क्या नहीं, ना जो दुनिया से चला गया हो तो सवाल ही पैदा नहीं। ठीक बात। तो उसने जरा थोड़ी सी उसने बात की कि बीबी के दौर में जब जरदारी इनफिडेलिटी का शिकार होते थे तो वो फिर बीबी जो है वो उन खवातीन को रेप करवाती। हम्म, अब मेरे ख्याल में ये एक अजीब सी बात है, ना भी होती तो क्या था, मतलब हाँ, अगर जो भी करवाती थी या नहीं करवाती थी गुजर गई, चली गई दुनिया से, गुजर गया। छोड़े अब। लेकिन बहरहाल सिंथिया ने ये बात की इस पर, और उसके बाद जब इन्होंने अटैक किया पीपल्स पार्टी ने इन्हें सोशल मीडिया पे, तो फिर सिंथिया ने जो है वो कहा कि इसका तो बिलावल का तो एक बॉयफ्रेंड है डेविड जेम्स, जो कि इसके साथ रहता है। अब बिलावल का चूंकि बोलने का अंदाज भी ऐसा है और थोड़ी सी वो अदाएं भी ऐसी दिखाते हैं और थोड़ा हंसते भी और थोड़े हाथ भी ऐसे रखते हैं कि जिसकी वजह से लोग ऑलरेडी मतलब इनको इस किस्म के मजाक का निशाना बनाते रहते हैं कि भाई कि क्या बात है, कोई आदमियों वाली हरकत अपनाओ, तुम क्या खवातीन वाला तुम्हारा बड़ा जनाना सा अंदाज है। तो ये जिस वक्त लोगों को पता चला, लोगों ने इस पर छेड़ बना ली कि हमें तो पहले ही पता था, और वो बिलावल से बिल्लो और फिर वो शेख रशीद साहब को उन्होंने टैग करना शुरू कर दिया। तो इस पर ये हुआ कि जनाब बिलावल के जो कुछ जाले थे उन्होंने सिंथिया को ना सिर्फ धमकियां में फोन करने शुरू कर दिए, गालियां वगैरह दी, बल्कि इसका घर ढूंढने पे लग गए। सिंथिया को भी खबर मिली कि मेरा घर ढूंढ रहे हैं, मुझे ढूंढा जा रहा है। वो जाहिर परेशान हुई, उसने खैर आईबी वगैरह को बताया, सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह को बताया, जो भी सारा हुआ। अब जाहिर है कि उसकी भी अना का मसला बन गया, इनकी भी अना का, इनकी तो इज्जत का मसला बन गया, सिंधिया के अना का मसला बन गया। इनकी सर्वाइवल का भी मसला है ना? तो हाँ जी, इनकी सर्वाइवल का भी मसला है ना? सर्वाइवल का तो बिल्कुल मसला है ना जी, क्योंकि आप देखें शैला रजा हो या इनके दीगर कई लीडरान हो चुके, बीबी का बड़ा और तरह का कैलिबर था, उनका एक्सपोजर, उनकी तमीज, तरीका, तहजीब बड़ी और तरह की थी। वो नवाज शरीफ साहब ने बेसिकली गंद शुरू किया था सियासत में, अदरवाइज बेनजीर भुट्टो साहिबा जो थी वो बड़ी कल्चर्ड, बड़ी तमीजदार औरत, वो किसी की जाती जिंदगी में नहीं घुसती थी। सियासी इख्तिलाफ है, आपको मुंह पे सियासत पे इख्तिलाफ करेंगे, आपको ये नहीं कहेंगे कि वो अच्छा तुम्हारी तो इतनी बीवी है तो तुम तो ये हो वो नहीं। ये नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, उनकी जो पीली टैक्सी कहना, और फिर उनकी अम्मी की जो नुसरत भुट्टो साहिबा थी हाँ, और उनकी उनको अपनी डिले भी करके बताएंगे तस्वीर, उन्होंने। अच्छा, अच्छा, फोटोशॉप मुझे पिक्चर्स। जी जी। मुझे भैया ये आखिर में ये जरा बताएं कि आप सिर्फ पाकिस्तान में ही पॉपुलर नहीं है, आप भारत में भी काफी पॉपुलर हैं, और अ, या भारतीय मीडिया को भी टेक ऑन करती रहती हैं। वो ये जो कबूतर शबूतर भेजे थे आपने, उनका कुछ पता हाँ जी,
और दूसरा ये बताएं कि ये चाइना इंडिया का जो सिलसिला चल रहा है, मुख्तसरन ये बताएं कि हाँ इसका जी। कहाँ पे जाके एंड होगा ये। देखिए, मैं चूंकि भारतीय मीडिया पर और वैसे इंटरनेशनल मीडिया पर, अल जजीरा वगैरह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मुझे वाकई लोग पाकिस्तान से बाहर जानते तो हैं, लेकिन भारत में थोड़ा सा लोग पसंद भी करते हैं और जरा नापसंद भी करते हैं, क्योंकि मेरी जो अक्सर टेक होती है वो जाहिर है एंटी मोदी होती है। तो उसमें जिस किस्म के लतीफे सुनाते हैं कि जी आपका कबूतर आ गया, फिर मैंने तो कहा था उस दिन, मैंने कहा बता दें कि कौन सी जुबान में उसने कोई कन्फेशन किया है, पंजाबी बोल रहा था, पश्तो, सिंधी, सराइकी, क्या था, या उर्दू, इंग्लिश। तो बात यह है कि इस वक्त इंडिया और चाइना को देखा जाए तो इंडिया बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट था कि मेरी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात हुई है, एंड ही साउंडेड रियली अपसेट अबाउट दिस स्पैट विद चाइना। लेकिन जब इंडियन रिजीम तक ये बात पहुंची तो उन्होंने आउटराइटली इसको डिनाई किया कि जी हमारी तो कोई डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं, मोदी जी ने तो कोई डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की। सो वो डेफिनेटली बड़े फ्रस्ट्रेटेड है कि वो हकायक को भी निगेट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि चाइना का और इंडिया का एज सच कोई स्ट्रेंथ का मुकाबला बनता नहीं। हाँ, अगरचे भारत पाकिस्तान को बावर कराने की बारहा कोशिश करता है कि जी आप तो पीछे रह गए, आपका है क्या, आपके पास है क्या, अब हम और चाइना तो बराबर के हैं, कोई बराबर के नहीं। मतलब चाइना का डिफेंस बजट जो है वो 250 अरब से ऊपर है, मतलब टू फिफ्टी ऑलमोस्ट फाइव बिलियन यूएस डॉलर्स के ऊपर है। और फोर इनका टाइम। 55 बिलियन यूएस डॉलर्स के लगभग, मतलब थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, पर 4 टाइम्स ज्यादा है चाइना का डिफेंस बजट। फिर जो चाइना की एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ है, जो उनकी रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, जो उनके आप देखें आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं, वो सब इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड हैं भारत की निस्बत कि हाँ, भारत तो करीब नहीं लग सकता इनके। और फिर ये कि भारत को चूंकि आदत थी पाकिस्तान की, जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत ही ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी पे रिलाई करता है, पीछे है बहुत टेक की, आईटी शाईटी में कुछ कोई नहीं, क्योंकि सारी जिंदगी तो करप्शन होती रही, पाकिस्तान को तो बिल्ड करने का सोचा ही किसी ने नहीं। सो इनका ये ख्याल था कि जैसे हम कश्मीर में जलालत करके वी गॉट अवे विद इट, और हाँ, दुनिया पूरी चीखती रही, पाकिस्तान, अमेरिका, यूएन, एससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, पूरी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, टीआरटी वर्ल्ड, अल जजीरा वगैरह वगैरह, इन्होंने किसी की सुनी नहीं। इन्होंने कहा जी कि हमारा तो हक बनता था कि हम आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट करें। तो इस दफा ये हुआ कि चाइना ने इनको बताया कि हाउ इट्स डन। चाइना ने बताया कि अगर आप हमारे, मतलब एक डिस्प्यूटेड एरिया है, और इनकी मुनाफिकत देखें कि नेपाल के साथ जो इनका डिस्प्यूटेड एरिया है उस पर खुद उसको मल के बैठे हुए, हाँ, और नेपाल कहता है कि बात करो, तो निगोशिएट नहीं करते नेपाल के साथ, कहते हैं कि पहले हम ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, पहले देखेंगे कि तुम बात करने के लायक हो कि नहीं, फिर बात करेंगे। हाँ, और जबकि दूसरी तरफ चाइना के तरले हो रहे हैं बैकडोर से भी। अब मजे की बात ये कि ये चाइना के साथ डिप्लोमेटिकली इसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं इशू को, लेकिन चाइना चूंकि समझता है कि ये जितना अपने नीज पे आएंगे, जितना ज्यादा झुकेंगे, उतना ही फ्यूचर में इनके लिए अच्छा होगा, उतना ही रोब इनका कायम होगा। सही बात। लिहाजा चाइना अभी तक नहीं दिखा रहा। चलें, ये तो इस पे ये इस पे हमने मजीद भी किसी दिन गुफ्तगू करनी है, और चूंकि आप जरूर। इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर भी काफी काम करती रहती हैं, तो मरिया आपका बहुत जी। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको थैंक यू। कामयाब करे, और अल्लाह ताला इस मीडिया के बहुत जरिए शुक्रिया। पाकिस्तान की खिदमत आमीन। बनाए। और सबसे बड़ी बात यह, आमीन। मीडिया में सबसे बड़ी जो जरूरी बात है वो ये है कि हम हमारी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, हमारा जो माइंड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए काम करने का जज्बा जो है वो दिल में मोजा। बिल्कुल इंशाल्लाह। और मैं आपकी ऑडियंस को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अभी जो हम बात कर रहे थे इस पे, पूरा जो स्कैंडल है रज़ाक दाऊद साहब पे, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं या ट्विटर पे देख सकते हैं, मैंने उसको अपलोड किया है, मलिया हाशमी, MALEEHA स्पेस HASHMEY, और आप देख सकते हैं उस पर, और फिर फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको उस स्कैंडल को कितनी समझ आई उसकी, और आप बहैसियत पाकिस्तानी उसमें कैसे चाहते हैं कि हम मजीद कैसे अपनी आवाज बुलंद करें। मैं आपकी आवाज में थैंक अपनी यू। आवाज जो है वो उसको बनाते हुए, मैं अपने दोस्तों से सबसे ये कहूंगा कि मैंने जो बैनर है, जो हमारी आप देख रहे हैं, उसमें भी मलिया का जो ट्विटर अकाउंट है उसको मैंने लिखा हुआ है। आप उसको देखिए, जी जी। साथ आप जुड़िए, और इनके जितने भी ट्वीट्स हैं उनके साथ आप अपना जो भी रिएक्शन है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू फीडबैक है वो दे सकते हैं। है,
तो इंशाल्लाह मेरी आपसे राब्ता रहेगा, और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बदो तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इस रात किसानों को इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह।